घबराए इस्लामिक देश इकट्ठा हुए। इजराइल के हमले की घोर निंदा की गई, लेकिन इस बैठक में इस्लामिक नाटो सैन्य संगठन की एक नई चर्चा शुरू हुई है। इस्लामिक देशों का नाटो जैसा सैन्य संगठन बनाने की चर्चा हुई है, यानी दुनिया के मुस्लिम देशों की अपनी आर्मी जो किसी भी एक मुस्लिम देश पर हमले की स्थिति में एक साथ युद्ध में शामिल हो जाए। इस्लामिक नाटो बनाने का प्रस्ताव मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ने दिया है। पाकिस्तान की मंशा भारत के खिलाफ एक ऐसे मंच की है जहां पर उसकी बात आसानी से सुनी जा सके। जिस मंच पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा एजेंडा और अपनी मर्जी के मुताबिक चल सके, इसलिए पाकिस्तान इस्लामिक नाटो के लिए बेसब्र हुआ जा रहा है। क्या यह वाकई खतरनाक हो सकता है दुनिया के लिए भी? एक नजर, एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी इरादों को फिर से दुनिया के सामने ला दिया। पहलगाम हमले का बदला लेने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि अब सीमा पार से आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है, तो वो बिलबिला उठा। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। वो मौके की तलाश में है और ये मौका मिला उसे कतर में हुए मुस्लिम देशों के मंच पर। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हवाई हमले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश डर गए। दोहा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ आपातकालीन शिखर बैठक बुलाई। बैठक में इजराइल के हमलों की निंदा की गई। इजराइल के गाजा पर हमलों की तुलना नरसंहार से की गई और इजराइल पर गाजा को रहने लायक न छोड़ने का भी आरोप लगा। लेकिन मुस्लिम देशों की इस बैठक में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। वो है मुस्लिम देशों के इस्लामिक सैन्य संगठन बनाने की चर्चा। नाटो की तर्ज पर इस्लामिक नाटो का गठन करना मकसद, मुस्लिम देशों की संयुक्त सेना बनाने की कवायद। मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की ने रखा प्रस्ताव। एक देश पर हमला सभी पर माना जाएगा। युद्ध और संघर्ष में एकमत रह सके मुस्लिम देश। मध्य पूर्व की हालिया उथल पुथल से अरब और इस्लामिक देशों को नई टेंशन पैदा हो गई है। इजराइल के हमले के खिलाफ सारे इस्लामिक देश कतर के समर्थन में आ जुटे। मकसद था इस्लामिक देशों की एकजुटता दिखाना। इस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल हुआ। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाता रहा है, लेकिन भारत की कूटनीति और विदेश नीति के चलते उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। कतर पर हमले के खिलाफ जब मुस्लिम देश इकट्ठा हुए तो पाकिस्तान ने मौका देख अपना पासा फेंक दिया, नाटो जैसा इस्लामिक नाटो बनाने का। पाकिस्तान ये सोचकर खुश हो रहा होगा कि अब उसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए एक और मंच मिल जाएगा और ये मंच मुस्लिम देशों का होगा, इसलिए वो भारत के खिलाफ धर्म को आगे कर जहर उगल सकेगा। कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों को फिर से उठाने की कोशिश करेगा, जिसे भारत हमेशा से सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा बताता रहा है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद भी पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के बीच खलीफा बनने की कोशिश की थी और इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की थी। तब किसी भी मुस्लिम देश ने रुचि नहीं दिखाई थी। ठीक इसी तरह तुर्की भी इस्लामिक दुनिया में चौधरी बनने का मंसूबा रखता है। उसने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा तो की, लेकिन ईरान को किसी तरह के सैन्य समर्थन की घोषणा नहीं की। इस्लामिक देशों में जिस नाटो जैसा सैन्य संगठन बनाने की चर्चा हो रही है, पहले उस नाटो को समझिए। नाटो अमेरिका का संगठन है। संगठन में अमेरिका के मित्र देश हैं सदस्य, ज्यादातर यूरोपीय देश हैं शामिल। एक देश पर हमला सब पर हमला माना जाता है। सारे देश युद्ध लड़ने के लिए साथ आ जाते हैं। अगर नाटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों ने इस्लामिक नाटो बना लिया तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। दुनिया में इस्लामिक और गैर इस्लामिक दो गुट बन जाएंगे। ऐसे में इन दो गुटों के किसी भी दो देशों के बीच का युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अभी जिस तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से ही दुनिया डरी हुई है, उसे फिर रोका नहीं जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसमें देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि इस्लामिक देश नाटो जैसा सैन्य संगठन बना पाएंगे। देश का सवाल है कि इस्लामिक नाटो से इजराइल को टक्कर दे पाएंगे इस्लामिक देश। देश का सवाल है कि क्या इस्लामिक नाटो में पाकिस्तान शामिल होगा। देश का सवाल है कि इस्लामिक नाटो संगठन भारत के लिए क्या खतरा बन सकता है। और देश का सवाल है कि क्या इस्लामिक नाटो बनने से दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाएगी।
विस्तार से चर्चा आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एसपी वैद्य साहब, जो कि पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर हैं, रविंद्र सचदेवा, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मैं वैद्य साहब के पास जाऊंगा। वैद्य साहब, एक बड़ी बैठक, 60 मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक, जिसमें इजराइल के हमलों पर चिंता की गई, दोहा के हमले पर चिंता की गई, और चिंता करते हुए अब एक अरब नाटो बनाने का जिक्र किया गया है कि हम भी अपनी एक ऐसी फौज बनाएं, मुस्लिम देशों की फौज बनाएं। और इसमें मिस्र ने 20,000 सैनिक देने की बात भी कर दी है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये संभव है, पहली बात, और दूसरी बात है कि अगर ये हो गया तो ये वैश्विक समुदाय के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा और कितना बड़ा खतरा होगा। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि एक नाटो पहले है यूरोपियन देश का और अमेरिका का, अब दूसरा नाटो बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस वक्त जरूरत है ऐसी ताकतों की कि यूनाइटेड नेशन जो बिल्कुल विफल हो गया है वह लड़ाइयाँ रोकने में, उसको कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह उसकी तर्ज पे एक इंटरनेशनल बॉडीज हों जो लड़ाई झगड़ों को रिजॉल्व कर सकें। अल्टीमेटली आप देखिए 3 साल से इस वक्त यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, इजराइल और ये जो आप कह सकते हैं ईरान और बाकी जो उसके साथी हैं, उनके हमास, इन सब के साथ जो झगड़ा चल रहा है, उनको तो आप रिजॉल्व कर नहीं पा रहे। तो और लड़ाई बढ़ाने, अगर ये युग परिवर्तन होना है तो ये लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। आज ज़रूरत ऐसी इंटरनेशनल ताकतों की है, ऐसे संगठनों की ज़रूरत है। लेकिन इस्लामिक देशों में बहुत मतभेद है मनोज जी। मुझे लगता नहीं इतना आसान है नाटो बनाना, क्योंकि जो तुर्की चाहता है वो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता, वो यूएई नहीं चाहता, और वो अगर ईस्ट का नाम लेते हैं तो वो वेस्ट का नाम लेते हैं। तो इस तरह की इसमें 72 फिरके हैं, कोई इस्लामिक देश। अब आप भारत में वर्ल्ड की नंबर 2 इस्लामिक पॉपुलेशन है, तो आप इसको किस में रखेंगे, इस्लामिक देश में या नॉन इस्लामिक में? आप रशिया में बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनको आप किस में रखेंगे? तो ये बड़ा एक अजीब सा। लेकिन पाकिस्तान, जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान हमेशा ढूंढता रहता है, क्योंकि उसका कंप्लीट आइसोलेशन दुनिया में हुआ है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखा किस तरह से पाकिस्तान दुनिया भर में चिल्लाता फिरता कि अब भारत ने हमको ये कर दिया, यूएस के पाँव पकड़ रहा है, चाइना के पाँव पकड़ रहा है कि हमें बचाओ भारत से। और वो हमेशा ऐसा, उसने कितनी कोशिशें की ओआईसी में इंटरनेशनलाइज करने की। आप आए दिन देखते भी हैं जब पाकिस्तान को इसके शोर शराबे की वजह से ओआईसी वाले कोई एक स्टेटमेंट दे देते हैं कश्मीर के ऊपर, जो भारत जिसको पसंद नहीं करता है, लेकिन इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होता है। तो इवन इस्लामिक कंट्रीज ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, मुझे बताइए, एक्सेप्टिंग तुर्की और अजरबैजान, किसने पाकिस्तान का साथ दिया? कोई भी नहीं। तो उनकी हमेशा कोशिश होती है, उनको तो वो तो ढूंढ रहे थे ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए आपने देखा किस तरह से मुल्ला मुनीर और उसका जो फ्रंट है प्राइम मिनिस्टर नवाज शहबाज शरीफ, किस तरह से उन्होंने इसको मौके को इस्तेमाल किया और ये आइडिया फ्लोट किया कि आप नाटो बनाइए, इस्लामी कंट्रीज का नाटो बनाइए, मतलब और दुनिया को बर्बाद करना। और फिर आसिम, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्या नाम उनका, वो बोलते हैं कि ये उसके लिए नहीं है, ऑफेंस के लिए नहीं है, ये डिफेंस के लिए। कौन सा डिफेंस, किसका? पहले आपस के मतभेद तो दूर कर लीजिए। आप इजराइल के नाम पर आप इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इजराइल से लड़ना नहीं चाहता। क्या सऊदी अरबिया इजराइल से लड़ना चाहता है? नहीं। क्या आपका यूएई लड़ना चाहता है? नहीं। आप देखिए, ये वो एकजुट नहीं होते हैं इस मसले पे।
वो बहुत सारे, अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो सऊदी अरबिया का, उसका बयान सुनिए कि किस तरह से हमास क्या क्या करता है, और वो इसको ही ठहराता है जिम्मेवार। अगर आपको याद होगा, उनका स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था, जो सऊदी अरबिया के वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, कि हमास ने 7 अक्टूबर का जो अटैक किया था वो किस तरह से जिम्मेदार है इसके लिए, और किस तरह की उनकी गतिविधियां और मेंटालिटी है, और वो पैलेस्टीन के लोगों को एक ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। यूएई से ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। तो आप देखिए उनका इसमें कोई वो मुझे नहीं लगता इकट्ठा होना मुमकिन है। अगर ऐसी कोई इरादा करते भी हैं तो दुनिया को बर्बादी की तरफ ही ले जाएंगे। पहले ही दुनिया बर्बादी की कगार पे चल रही है। रादर आज जरूरत है शांति, जो मोदी जी कहते हैं कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह नहीं बोलते हैं, बहुत तजर्बे से बोलते हैं। और पुतिन के जो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनके मुंह पर बोला हूं ये दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। तो वो उसका मीनिंग है कि भारत समझता है कि लड़ाई झगड़ों का समय नहीं है। तो आप एक नेटो पहले बना, दूसरा बना लीजिए, फिर मतलब भारत तो किसी गिनती में तो आता नहीं है, तो आप नेटो जो वेस्ट का है वर्सेस ये करोगे जी। और इसराइल, अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, बहुत सारे वेस्ट के नेटो द कंट्रीज जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आप 2 हिस्सों में वर्ल्ड को बांट के लड़ाई झगड़े को वर्ल्ड वार बनाना चाहते हो? क्या उससे दुनिया का खात्मा करना चाहते हो? और इनमें से बहुत सारों के, चलो इस्लामिक देश पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन दूसरे नेटो कंट्रीज के तो मैक्सिमम वो हैं। तो चाइना और रशिया किस तरफ जाएंगे? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। वो किस गिनती में आएंगे? वो नॉन इस्लामिक नेटो में आएंगे चाइना और रशिया। तो इंडिया को तो आप किसी गिनती में रखते नहीं हो। लेकिन जब इंडिया से पड़ती है मार पाकिस्तान को, जो धज्जियां उड़ाई 2 दिन में भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने, तो पाकिस्तान क्राई बेबी की तरह दुनिया भर में घूमता फिरता था कि हमें बचा लो। तो उसको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि मेरे साथ 4 लोग तो भौंकने वाले होने चाहिए। ये बात, ये रविंद्र सचदेवा मेरे साथ मौजूद हैं। रविंद्र साहब वैद्य साहब ने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि इजराइल में जो कुछ हो रहा है, हुती पर निशाना साधा जा रहा है, आतंकवादी संगठनों पर निशाना साधा जा रहा है, उनके ठिकानों पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन फ़लस्तीन के जो लोग हैं, तमाम आम लोग तो पिस रहे हैं, मर रहे हैं। वहाँ पर खाना नहीं है, पीना नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। वहाँ पर जो उनको रसद पहुँचाई जाती है, वो रसद भी आतंकवादी अपने साथ अपने कब्जे में ले जाते हैं। भुखमरी फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है। तो कहीं ना कहीं इसे जितने भी जो मानवाधिकार के संगठन हैं वो इस पर सोचे, अमेरिका भी सोचे, क्योंकि आखिर इजराइल की इस रात की सुबह तो होना चाहिए ना। और अगर नहीं होगी तो ये जो अरब नाटो जैसी बातें बनाने की बात हो रही कि अपनी फौज हम बना ले, तो मुझे लगता है ये चर्चा पूरे विश्व में चलती रहेगी। सो राइट, एब्सोल्युटली। और पैलेस्टाइन के मुद्दे को भी अलग रखते हैं और इजराइल को पहले इनके मुस्लिम नेटो की बात करते हैं जी। जैसे वैसा हमने समझाया, एब्सोल्युटली यस। देखिए, दुनिया में 2 चीजें होती हैं, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल तो कुछ भी है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कल सुबह पूरी धरती के सारे समुद्र सूख जाए, पॉसिबल है, क्यों नहीं। बट प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी तो शायद 0.0001 जाकर के होती है, राइट। सेम चीज है इसी तरह की, जैसे ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम नेटो बनाएंगे, ओके, पॉसिबल है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है? चांस मेरे विचार से भी एब्सोल्युटली 0.0001% चांस है। कोई चांस नहीं है इस नेटो और या इस मिलिट्री संगठन बनने का इनका, राइट। जैसे बात हो चुकी है, इनकी बहुत म्यूचुअल में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत अलग अलग वेक्टर्स हैं आपस में। तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है इनका एक मिलिट्री अलायंस बनना मुस्लिम देशों का। बट हाँ, छोटी सी प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कुछ समय बाद, कुछ 10, 20, 40, 50 साल बाद, जिस हिसाब से ये दुनिया जा रही है, दुनिया इस समय बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रिडन हो गई है। इंसान, मुझे दिखता है कि हम वापस जंगल की तरफ जा रहे हैं।
और जो वैद सर अभी कह रहे थे और मोदी जी जो कह रहे हैं, एब्सोल्युटली दुनिया को देखना चाहिए। दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर्स, दिस इज द एरा टू लिव एंड लेट लिव, ह्यूमन काइंड को आपस में और ह्यूमन काइंड को ऑल्सो विद मदर नेचर, राइट। तो वो होना चाहिए। बट क्या होगा आने वाले वर्षों में, मुझे तो थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा है कि हम शायद कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ग्लोबल अफेयर्स को ले जा रहे हैं। सेकेंडली बैक अगेन, इनका मुस्लिम नेटो का तो कोई चांस नहीं है। अब पाकिस्तान क्यों करता है बार बार ये? पाकिस्तान यस, एक तो अपनी नेतागिरी दिखाने में इस्लामिक वर्ल्ड में, अपने को ज्यादा एग्रेसिव दिखाने को इस्लामिक इश्यूज को लेकर के, कश्मीर के इशू को लेकर, पैलेस्टाइन के इशू को लेकर के। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और भी एंगल है ना, अगर मानिए नोशनली इस तरह कोई मिलिट्री अलायंस का बात होता है तो इनके पास सोल्जर्स आएंगे कहां से? देखिए यूएई की बात हो रही थी अभी, यूएई की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है। 1 करोड़ में से तो 80 लाख एक्सपैट्रिएट्स हैं जो वह काम करते हैं। लोकल इमिराती तो केवल 20 लाख है। उन 20 लाख में से कितनी बड़ी आर्मी है उसकी, टुटकी सी आर्मी है। तो पाकिस्तान अपने को पोजीशन करेगा, देखो मेरे पास आबादी है, मैं सोल्जर्स दे सकता हूं इस मिलिट्री अलायंस के लिए। वो भी एक खेल है पाकिस्तान का, इस बात को जब वो उठाता है। एंड यस, नॉट एरा ऑफ वॉर, लिव एंड लेट लिव। कमिंग बैक टू इजराइल, इजराइल जो कर रहा है मेरे हिसाब से, इजराइल अब हद पार कर चुका है प्रोपोर्शनैलिटी की। जो आतंकी थे मारो, जितने मारो, आपके 1000 मारे गए थे या 10,000 मार दो, 20,000 मार दो, पर इस समय इजराइल हद क्रॉस कर चुका है ह्यूमैनिटी की, ह्यूमननेस की। और यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा है कल, आई थिंक आई एग्री विद इट, इजराइल इस समय जेनोसाइड कर रहा है, एथनिक क्लिंसिंग कर रहा है इजराइल। पर वो इजराइल कर रहा है, उसके सामने भी पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेके कोई देश तो खड़ा नहीं हो रहा है। कोई खड़ा हो रहा है? सऊदी अरब खड़े हो रहे हैं? कोई खड़ा नहीं हो रहा है, राइट। तो जब वो एक पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेकर के डायरेक्टली नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो ये देश कहां से कोई अपनी एक कंबाइंड मिलिट्री बनाएंगे और वो कहीं जाके लड़ेगी? किस मुद्दे पे लड़ेगी? उसी में आपस में लड़ाई हो जाएगी कि भाई इस इशू को लेके हमें लड़ाई जाना है कि नहीं जाना। तो ये ख्याली पुलाव, जस्ट रेटोरिक उठाना, मैचिस्मो अपनी चेस्ट थंपिंग करके, हाँ भाई हम हैं, और उस तरह की प्रोजेक्शंस करना है। पाकिस्तान भी और ऑफ कोर्स टर्की भी, जैसे आप कह रहे हैं, उसने भी कहा, इजिप्ट ने भी कहा। इजिप्ट अपने देश को तो संभाल नहीं सकता, इजिप्ट टोटल अमेरिका की एड पे चल रहा है। ओके, इजिप्ट टोटली अमेरिकन एड पे चल रहा है। इजिप्ट क्या कर लेगा? इजिप्ट, अमेरिका ने वहां जैसी उसकी असिस्टेंस बंद करी, इजिप्ट घुटनों में आ जाएगा। तो इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो ये चीज इज जस्ट मेरे ख्याल से हल्ला बुल्ला करने का इनका वो है, रियलिटी में कोई चांस नहीं है। एंड बट यस, ये हो रहा है कि वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो ये भी उसी कड़ी में देखना जाना चाहिए शायद। जी वैद्य साहब, तमाम तरह की बातों के बीच ये भी नज़र आ रहा है कि जहां एक तरफ मिस्र अरब नाटो का समर्थन कर रहा है, तो इसे शिया ईरान एक व्यापक इस्लामिक रूप देने की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि साहब हम एक लीग बना लेंगे, 22 देशों की लीग बना लेंगे, और बारी बारी से जो ये फोर्स बनेगी, सेना बनेगी, उसका बारी बारी से नेतृत्व करेंगे। तो अगर ये जब पाकिस्तान के नेतृत्व करने की बारी आएगी या टर्की के नेतृत्व करने की बारी आएगी, तो वो क्या करेंगे? दूसरी चीज़, हर देश इसमें अपने अपने जवान देने की बात और सैनिक देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान कौन से जवान देगा, कौन से सैनिक देगा? जो वो पाल रहा है तमाम आतंकवादियों को, उन्हीं को वो वर्दी पहना के सेना में शामिल कर देगा। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, एक तो ये है कि भाई क्या आप सबके साथ खड़े होंगे, सब एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे, आपने बात कर ली, चर्चा कर ली और एक संकेत दे दिया और अपने अपने घर निकल लिए। लेकिन क्या ये संभव है? और अगर ये संभव हो गया तो बाकी तमाम जो महाशक्तियां, या रूस है, अमेरिका है, भारत है, वो क्या इस मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखेंगे? मनोज जी, पहले तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं तो कहूंगा पहले टीटीपी और बीएलए से निपट ले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपने घर में जो उनका मसला बना हुआ है, टीटीपी और बीएलए रोज उनके आदमियों को जो हालत कर रही है, मेरे ख्याल भारत को तो सब देख के एंजॉय करना चाहिए। उन्होंने हर वो चीज, मुझे जितना मैं जब देखता हूँ, मुझे उतना विश्वास
लॉ ऑफ कर्मा पे हो जाता है, जो हमारी सनातन की कि जो आप जैसा कर्म करोगे वैसा आप भुगतोगे, और जो जो इन्होंने किया वो सब इनके सामने आ रहा है। और मुझे बहुत, हालांकि किसी को दुख होते हुए इंसानियत नहीं कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के कि भगवान का जो बनाया हुआ, विधाता का बनाया हुआ लॉ ऑफ कर्मा है, वो किसी को नहीं बख्शता, मुझे, आप, किसी को। होल पूरी यूनिवर्स जो है वो लॉ ऑफ कर्मा से बंधी हुई है। मैं जैसा आपके लिए करूंगा मुझे एक दिन वो भुगतना है। मैं आपके लिए गड्ढा खोदूंगा, एक दिन मैं उस गड्ढे में गिरूंगा, और वो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले तो BLA और TTP से निपट ले ख्वाजा आसिफ साहब, उसके बाद आप अंदरूनी इतने मसले हैं कि शिया सुन्नी को नहीं बर्दाश्त करता, सुन्नी शिया को नहीं बर्दाश्त करता, दूसरे तबके को जी मस्जिद बनाने का हक नहीं है, उसकी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो उनको आप अन इस्लामिक डिक्लेयर कर देते हो, उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, उनकी मस्जिदें आप तोड़ देते हो। तो आप क्या सारा इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठा है? आप क्या ईरान एक्सेप्ट करेगा सुन्नी वाले कंट्री के आर्मी चीफ को? तो वहाँ का फौज कहाँ की कितनी होगी? पहले ये तो मसले आपस में रिजॉल्व कर लें। 72 फिरके हैं, किस किस का कहाँ आप करोगे? और आपकी कंट्रीज के इंटरेस्ट इतने डिफरेंट हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, आप किस तरह से इकट्ठे हो जाओगे? तो ये मुमकिन ही मुझे लगता नहीं है। और जो जिस तरह की मैं इंटरनेशनल वो देखता हूँ इनकी नीतियाँ, तो ये बिल्कुल संभव ही नहीं लगता। तो ये इतनी कंट्राडिक्शन, हाँ, पाकिस्तान जैसे देश ऐसे मौके ढूंढते हैं क्योंकि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो इस्लाम के नाम पर देश बना, तो भारत की संस्कृति के साथ तो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनको लगता है कि हम जितनी नफरत भारत के संस्कृति के साथ, भारत के कल्चर के साथ, भारत के सनातनियों के साथ, भारत के इनसे आप जितनी नफरत करोगे उतने ज्यादा इस्लामिक आप बनोगे। तो आप उनको आइडेंटिटी ढूंढनी है कि हम अरबी हैं, हम तुर्की हैं, हम ये हैं। तो आप जिसको अपना बाप नया ढूंढना है, वो बाप को बाप मानने वाला नहीं है। भारत बाप है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उससे फिर उनकी वो 2 नेशन थ्योरी जीरो हो जाती है। इसीलिए जो आसिम मुनीर की बीवी है वो हुक्का बार में बैठ के हुक्का पी सकती है, वो सोशल मीडिया में आप देखे, मैंने भी देखा जी। लेकिन गरीब आदमी के लिए जिहाद है। उनके छोटे छोटे बच्चों को कितनी नफरत सिखाई जाती भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ। वो बचपन से उनको इतनी नफरत सिखाई जाती है। उनको जिहाद में लगाना है, उनके लिए इन सब कुछ खड़ा किया। तो इस तरह ऐसे क्या इस अरब के देश ऐसे हैं? नहीं। ये जो गंदगी है ये सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में है। आपके जो अरब कंट्री हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। वो जब आप भारत का नाम लो, सनातन का नाम लो, वो आपको चूमते हैं। वो क्योंकि वो जानते हैं आपकी गहराई, वो जानते हैं कि एक वक्त में वहां भी सनातन था। तो ये जो इसको अप्रिशिएट करता है वो जानता है। लेकिन पाकिस्तान के इनको जो मुल्ला मुनीर और मुल्ले हैं, उनको क्या समझाओगे आप? उन सबको वेस्ट में जाना है, अपने बच्चों को आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ाना है और कोठियां वहां बनानी है, कनाडा, USA और UK, और खुद पाकिस्तान में सेटल नहीं होना है। और ड्यूल सिटीजनशिप चाहिए ताकि यहाँ जितना माल इलीगली कमाओ सब उधर ले जाओ। खुद ये सारे काम उल्टे सीधे धंधे करते हैं।
ड्रग्स माफिया, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट, ड्रग कार्टेल ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चलाती है। तो इनका तो आप क्या क्या मैं बोलूं, इनके कारण कुर नाम है। तो ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जहां अपनी ये जो जिहाद की आइडियोलॉजी है उस पर बोल सके। मतलब ये दुनिया को बर्बाद, जो अगर आसिम मुनीर की आपको बयान याद होगा यूएसए में, कि अगर आपने हम तो ट्रक हैं, तो अगर आप आगे मारुति वो मर्सिडीज लाओगे तो हम ट्रक से उसको कुचल देंगे, और दुनिया को अगर आपने हमें फोर्स किया तो हम आधी दुनिया को अपने साथ न्यूक्लियर बम यूज करके ले जाएंगे। इस किस्म की मेंटालिटी है। तो ऐसे लोग अगर बनाएंगे इस्लामिक नेटो तो ठीक है, दुनिया बर्बादी की कगार में जाएगी। और जो इस वक्त एक नेटो है, दूसरा नेटो ये बनाइए और पूरी दुनिया को उड़ाइए। तो वही उसी तरफ आप लेना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी अब कलयुग खत्म होने पे आया ही है। तो ऐसे ही लोग, राक्षस लोग पैदा होंगे जो इस तरह की बातें करेंगे, और अल्टीमेटली तभी कलगी भगवान का अवतार होगा। रविंद्र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सनातन को और खतरे को भांपते हुए बहुत बेहतर तरीके से वैद साहब ने समझाया। लेकिन हाइपोथेटिकल अगर हम मान लें, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिसमें 60 देश बैठे हैं, वहाँ पर इस तरह की चर्चा हुई है, स्वाभाविक तौर पर आगे भी बढ़ सकती है। हाल के दिनों में भारत की जो स्थिति है, भारत की जो सीमा है, उसकी सीमाओं से जो लगे हुए देश हैं जिनसे बहुत अच्छे संबंध होते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो संबंध ठीक नहीं रहे हैं। बांग्लादेश की परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, नेपाल से भी भारत के खिलाफ संकेत आते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति आप देखते ही रहे, तमाम ऐसे देश, श्रीलंका वगैरह। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए चुनौतियां कितनी? थैंक यू। नहीं, भारत के लिए चुनौतियां डेफिनेटली हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। जैसे बात हो रही है, ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोविड के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया एक तरह से रीबूट कर रही है। कंप्यूटर दोबारा शुरू होता है ना, तो दुनिया दोबारा शुरू हो रही है इस समय, और अलग अलग समीकरण बन रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। भारत के लिए विदाउट डाउट चुनौतियां हमारे नेबरिंग स्टेट्स में भी। बट एक दो पॉइंट जो पहले भी हो रही थी उसका करके मैं इधर आता हूँ। यस, एब्सोल्युटली। ये देखिए, अरब वर्ल्ड्स में इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस है, कहाँ की बात है इनकी वैल्यूज। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी इस समय मेजरली रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। यूएई की जो सरकार है इतनी बैलेंस्ड और इतनी सेकुलर है, डेफिनेटली यस, राइट। वो अपने देश की प्रगति चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं वो अपने लिए, अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तेल से हटो, कभी खत्म हुआ तो एआई में, ग्रीन एनर्जी में, अपने लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए। अरब एमिरेट्स में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर, एक है मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, एक है मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस, और वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब इतने आई वुड से फार साइटेड विचार वाले जो इनके लीडर्स हैं कुछ अरब कंट्रीज के, कहाँ वो और कहाँ पाकिस्तान, तो ये एक मिला जुला मिलिट्री अलायंस की पॉसिबिलिटी तो जीरो ही है, आई वुड से, राइट। नाउ डेफिनेटली यस, हमारे आसपास जो चुनौतियां हैं इसमें यस, पाकिस्तान भी कुछ छोटा मोटा रोल प्ले कर रहा है। भाई देखिए, बेसिक बात है, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, उनको मौका मिले वो करेगा। तो हम वो समझते भी हैं, एंड डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उसको टैकल कर रही है। बट इन सब चीज़ों पे हमारे ऊपर भी कॉस्ट आती है ना, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारे को फोकस करना है अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, अपने देश की हेल्थ पे, बच्चों की सबकी एजुकेशन पे। ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे देश की प्रोग्रेस को रोकते हैं, रुकवाने का प्रयास होता है। पाकिस्तान जितनी भी चीजें कर ले, आई थिंक हम और पाकिस्तान एक अलग लीग में है, वो हमारी लीग में है ही नहीं। हमें खुद ये भी अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और है कि पाकिस्तान जो बोलता रहे करता रहे। बट आप एक चीज और कहते हैं, आई एग्री टू दैट ऑल्सो, कि इस मीटिंग में अगर कुछ लोगों ने ऐसी बात करी है तो मतलब कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो विचार मंथन हो रहा है, तभी इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो यस, वो हो रहा है विदाउट डाउट। केवल इस्लामिक वर्ल्ड में ही नहीं, मैं कहूँगा दुनिया के हर कोने में हो रहा है इस समय। बट जो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो दिख रहा है इनको, कुछ कंट्रीज को। बात ये, इनके जो रूलर्स हैं वो सारे के सारे
एक तरह से अमेरिका की तरफ कुछ ना हद तक अलाइन है, राइट। उन्हें वो भी चाहिए और उनको अपनी आवाम को मैनेज करना है। तो ये टाइट रोप चल रहे हैं काफी कुछ लीडर्स एंड रूलर्स इन द मिडिल ईस्ट ऑल्सो, वो भी एक बात है। क्योंकि सऊदी अरब, ओके, उसका क्राउन प्रिंस ठीक है, डील कर रहा है मैच्योर तरीके से अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, राइट। हमस को कंडेम करा है क्लियरली उन्होंने, और बल्कि जो भी कहीं जितना स्ट्रांगली उसके बारे में कहा है। परंतु सऊदी अरब की काफी सारी अवाम इज सिंपैथेटिक टू द पैलेस्टीनियन कॉज। तो अगर ऐसा वक्त आ जाएगा कि सड़कों पे लोग आ जाएंगे और इन लीडर्स की सत्ता जाने के भी खतरा है। इसलिए ये लीडर्स जो हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अपने रेटोरिक को, अपनी स्पीचेस को बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, ताकि वो अपने अवाम को बोले देखो हम तो खड़े हुए, हमने तो इजराइल के लिए बोला, अमेरिका के खिलाफ ये बोला। अभी जैसे बात हो रही है, इजिप्ट कह रहा है कि मैं इतने सोल्जर्स दूंगा, शायद आप ये कह रहे हैं इजिप्ट में पैसा कहें देने को, अपनी आर्मी के लिए तो अमेरिका से पैसे लेता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग लेवल्स की हिपोक्रेसी भी चल रही है। बट यस, ग्राउंड कंडीशंस हैं जो कि बहुत ही परेशान करने वाली, उसका कोई डाउट नहीं है। अब उन ग्राउंड कंडीशन से अगर कोई रेवोल्यूशंस वगैरह निकले, उसकी चांस आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पैलेस्टाइन स्पेशली जो गाजा में हो रहा है वो एक भयानक से भयानक के बियॉन्ड हो रहा है इससे। पर पाकिस्तान उसको बुलाना चाहता है अपने लिए। जी, पाकिस्तान उसको भुनाना चाहता है। वैद साहब, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसी एक देश में नहीं बल्कि तमाम देशों में असुरक्षा की भावना घर कर चुकी है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। आप देखिए फ्रांस में क्या स्थिति है, नेपाल में भी क्या हुआ, और किसी भी देश में असुरक्षा की भावना इसलिए घर कर गई है क्योंकि किसी बड़ी आबादी की ज़रूरत नहीं है, मुट्ठी भर लोग उस देश को हिलाकर रख देते हैं। नेपाल में भी बहुत ज़्यादा आबादी, ऐसा नहीं कि पूरा नेपाल इसमें शामिल हो गया हो, मुट्ठी भर आए लोग और उन्होंने मुट्ठी भर जेनजी निकले और उन्होंने पूरे नेपाल को तहस नहस कर दिया। यही स्थिति अमेरिका में भी देखिए, तमाम एक बड़ी आबादी वहां पर भी है, वहां के भी लोग हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहां की सत्ता सरकार समझ में नहीं। भारत से भी इस तरह की आवाज़ें निकल कर आती हैं। बांग्लादेश में आपने देखा मुट्ठी भर लोग निकल कर आए और उन्होंने पूरा बांग्लादेश हिलाकर रख दिया। तो ये जो असुरक्षा की भावना है, और अमूमन एक भी ऐसा देश नहीं है और एक भी इस देश का कोई भी नेतृत्व नहीं है कि अगर कहीं कुछ हो रहा है, युद्ध हो रहा है, अस्थिरता है, असुरक्षा की भावना है, तो वो लीडर के तौर पर जाए और वहां पर न्याय के तौर पर, न्यायपति के तौर पर उसको समझाने की कोशिश करे। इसका अभाव पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। भारत जरूर आगे बढ़ रहा है, भारत यूक्रेन से भी बात कर रहा है, रशिया से भी बात कर रहा है, बार बार हर मंच पर इस बात का जिक्र कर रहा है कि भाई कोई दूसरा हल नहीं है, आप बातचीत करो। लेकिन अमेरिका आता है और वो डंडे के जोर पर चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। एक तरफ युद्ध खत्म करने की बात करता है, दूसरी तरफ वो इजराइल से कहता है कि जाओ और गाजा को तहस नहस कर दो। मनोज जी, ऐसा है, पूरी दुनिया टर्मोइल में, इसमें कोई शक नहीं जी। आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, और बहुत सारे, अगर आप देखें बांग्लादेश में इशारा कराया जाता है कि अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ था। इनफैक्ट बहुत सारे लोग नाम भी लेते हैं जो डिप्लोमेट अमेरिका के उसमें इन्वॉल्व थे या CIA के अफसर, मैं उनमें से कईयों को पर्सनली भी जानता हूँ। लेकिन इसी तरह आपने देखा, आपने फ्रांस की बात की, आपने नेपाल की बात की, नेपाल में देखा क्या हो रहा है, और बांग्लादेश देखिए अल्टीमेटली उसका वो किस तरफ जा रहा है। रेडिकलाइजेशन वहाँ इतना हो गया, वहाँ वायलेंस देखिए, आए दिन माइनॉरिटीज को जलाया जाता है, रेप होते हैं वहाँ की औरतों के, वहाँ आप देखिए हालात कितने खराब हैं, मंदिरों पे हमले होते हैं, और अवामी लीग की जो रूलिंग पार्टी थी उसके जितने कार्य उनके लीडर्स थे, उनके घरों को जलाया, उनको मारा गया। तो इस तरह की वायलेंस और अल्टीमेटली वहाँ टेररिज्म पनप रहा है, और जो एक आने वाले समय में भारत में एक बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा। भारत के पर्टिकुलरली ईस्टर्न सेक्टर में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज, जिस तरह हमें वेस्ट से, पाकिस्तान से चैलेंज का सामना करना पड़ता है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया में बहुत वायलेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये लोग अगर इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आने में कामयाब हो गए। इसी तरह जो टर्मोइल आपका यहाँ चल रहा है नेपाल में, वहाँ भी आपने देखा जब
18 क्या वो एयरलाइन थी, मुझे नंबर नहीं उसका याद, मुझे याद है कि अजहर मसूद को उसमें मुझे ही जिम्मेदारी दी गई थी, उसको जब ले जाना पड़ा जम्मू से दिल्ली, तो वो जो हाईजैकिंग हुई थी एयर इंडिया की, उधर उसी काठमांडू एयरपोर्ट से टेररिस्ट उस पर चढ़े थे, अगर आपको याद होगा, कुछ बहुत जी। लंबा अरसा नहीं हुआ। जी तो जी इसी तरह नेपाल को भी इस्तेमाल किया जाता है इन ताकतों के दौरान। बहुत सारी इंटरनेशनल शक्तियां हैं उसमें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सोरोस फंडेड तो हम सभी जानते हैं, जी जो बहुत सारी एनजीओस को फंड करते हैं। करोड़ों रुपए देते हैं, हम्म, जिन पर अभी शिकंजा मोदी सरकार ने कसा, और वो यही ताकतें यहाँ भी ऐसा नरेटिव चलाना चाहती हैं। और भारत में भी उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, चाहे आप फार्मर्स वो देखिए जो एजिटेशन हुई, उन्होंने किस तरह दिल्ली में क्या क्या बवाल किया, आप शाहीन बाग का देख लीजिए, आप CIA की एजिटेशन देखिए, तो यहाँ भी कभी कभी ऐसे मुद्दे अब जाति पे उठाया जा रहा है, वोट चोरी पे उठाया जा रहा है, बहुत सारे इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि भारत में भी इसको पूरा टर्मोइल पैदा किया जाए और रिजम चेंज किया जाए। जहाँ तक अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका देखिए वहाँ भी इस वक्त लीडरशिप पे ट्रस्ट कंप्लीटली लोगों का हट गया है, और जिस तरह का वहाँ इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, जो 36-37 ट्रिलियन डॉलर का उनका बैंकरप्सी है, वो आपको अमेरिका को आने वाले दिन और अच्छे नहीं रहेंगे। आप देखिए वहाँ किस तरह का इन्फ्लेशन हो रहा है, और खाने की चीजों के लिए लोग देखता हूं, ये अमेरिका की हालत है, ये यूरोप की, यूरोप जो यूके सारी दुनिया पर राज करता था, आज वो उसकी हालत देखिए इकोनॉमिक, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पर पहुंच गए हैं। फ्रांस, जर्मनी, तो मैं किस किस की बात करूं, तो ये हालत आपके वेस्ट जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे उनकी हालत है। तो ये दुनिया पूरी टर्मोइल में है आगे आने वाले दिन, इसलिए जरूरी है कि मोदी जी वो ठीक कहते हैं कि ये एरा नहीं है लड़ाई का। आपको अमेरिका कहता है या आप रशिया के साथ हो या हमारे साथ हो, भाई क्यों, हम किसी कैंप में नहीं, हम चाहते हैं कि रशिया का और यूक्रेन, हम दोनों से बात करते हैं कि भाई आपस में बैठ के इसको रिजॉल्व करो। ये इस तरह से कैंपों में जाकर जो कोशिश पाकिस्तान करवा रहा है इस्लामिक कंट्री का कि आप इस कैंप में हो या इस कैंप में हो, तो ये जो दुनिया को बांटने की कोशिश है, ये अल्टीमेटली दुनिया को बर्बाद करेगी। उसके बजाय भारत की जो नीति है कि हम सब मिलकर इस जगह, इस प्लेनेट अर्थ को अच्छा बना सकते हैं, सूझबूझ से लोगों का, सब सिर्फ इंसान का नहीं, इवन जानवर, पेड़, सबका भला कर सकते हैं और इस जगह को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। जी, भारत की एक परेशानी ये भी है कि भारत कोविड के बाद से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो आर्थिक स्थिति में भी आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसने अपना संकेत भी दिया है। तमाम दुनिया भर के जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही हैं, बड़े बाजार के तौर पर देख रही हैं। यही कारण है कि अमेरिका की आंखों में भी भारत खटकता है, चाइना की आंखों में भी भारत खटकता है, और पाकिस्तान की आंखों में तो भारत खटकता ही रहे। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट की बात आप कर रहे थे, इसलिए यही कारण है कि चिकन नेक पर लगातार चाइना की भी नज़रें बनी हुई हैं और पाकिस्तान की भी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि दोनों वहाँ पर बैठे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट बड़े चिंता का सबब है। अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मणिपुर भी गए काफ़ी दिनों के बाद, लेकिन कितना आप भरोसा चाइना पर करेंगे तब, जबकि वो आपको लगातार देख रहा है कि उसके कारण उसके यहाँ से लोग छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, तमाम इंडस्ट्री आपकी तरफ आ रहे हैं, उद्योग आपकी तरफ आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो गठबंधन है भारत के खिलाफ, ये इस्लामिक भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कई देश तो हैं जो मौके का इंतजार कर रहे हैं, और हाल के दिनों में मौके का इंतजार किया भी और फायदा उठाने की कोशिश भी की, लेकिन भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सचदेवा साहब, ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? ग्रेट क्वेश्चन। ये तो वैद साहब एंड लीडर्स हमारे जो पूरा जानते हैं लीवर्स को, उनको, पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी, ओवरऑल
हमें शांति चाहिए, हमें जो चाहिए, हमें शांति चाहिए अगले 10-15 साल। हमें अपने देश की इकोनॉमी, R&D, टेक्नोलॉजी, नौकरियों को बढ़ाना है। कोई भी देश बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के एक आप मिलिट्री पावर नहीं बन सकते, राइट? तो वो हमें प्रयास, वो हमारा जैसे वो अर्जुन की नजर थी ना उस आंख पर, वैसी हमारी नजर होनी चाहिए। बट बात यह है कि उस नजर को हम लेके चले भी, एम हमारा वो हो जैसे पर आपने गिनवाया अभी जितनी चुनौतियां, सब चुनौती हमारे आसपास बिखरी हुई हैं और हमें घेर भी रही हैं। ऐसे में इंडिया को डेफिनेटली यस, हमें अपनी पार्टनरशिप्स बढ़ानी चाहिए, स्ट्रॉन्गर करनी चाहिए और देशों के साथ जो लाइक माइंडेड हो, बायलैटरल रूप से, जैसे अमेरिका भी हो गया, रशिया भी हो गया, जो भी हुए। जहां हो सके हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर कुछ इक्विलिब्रियम का माहौल बनता दिखता है, जैसे चाइना से हम विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते, बट अगर इंच बटा इंच थोड़ी रेजोल्यूशन हो रही है बाउंड्री मैनेजमेंट की बातों को लेकर के, कुछ और बातों को लेके, हमें हर क्लॉज को, हर अपॉर्चुनिटी को वहां पुश करना चाहिए। हमारी डिप्लोमेसी शुड बी लाइक अ डक, ऊपर से शांत, हमें कोई इधर उधर उल जलूल कमेंट्स नहीं देने चाहिए, नहीं हम देते हैं, ओके। और बट जैसे बत्तख पानी के नीचे पूरे जोर से पैर चला के मेहनत कर रही है, वैसी हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए और है। हमें अपनी डिप्लोमेसी में लोगों को ऐड करना चाहिए। हमारे आई थिंक फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स मात्र करीब 1000 हैं, अमेरिका के करीब 14,000 थे ट्रंप के आने से पहले, चाइना के करीब 6-7 हज़ार हैं। जब ये चुनौती होती हैं, आपको अच्छे स्किल्ड डिप्लोमेट्स कहिए, प्रोफेशनल्स कहिए, जो कहिए, आपको चाहिए। आप कम लोगों से इतने बड़े देश की हम अपना फ्यूचर 21वीं शताब्दी का नहीं चला सकते मेरे विचार से। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी डिप्लोमेसी की डेप्थ में और कैपेसिटी में। यस, उसके अलावा हमें जितना हो सके कोशिश अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, खास करके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बढ़ाना चाहिए, पर अभी हम बहुत दूर हैं उससे। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो हमें करना चाहिए। अगर आप करने चाहिए पे बात पे आ जाते हैं, और हमारा जो व्यू रहना चाहिए दुनिया में, बात हो रही थी सद्बुद्धि की, यस, भारत की इज्जत दुनिया में, और उसके पीछे हमारी हार्ड पावर भी अब ऐड हो रही है, बट हमारी जो इज्जत है वो इसी कारण तो है कि भारत ही एक देश है, इससे मुझे जितने लीडर्स हैं जो कहता है कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का, मानवता को आपस में, मानवता को, जैसे बात हो रही थी, पेड़ पौधे, जानवर, मदर नेचर, सबके साथ हमें को एग्जिस्ट करना है। ये हमारा फिलॉसफी जो हम लेके चलते हैं। कोई और देश ऐसी बात नहीं करता अदर देन इंडिया, बाय द वे। हमारी एक और व्यू होनी चाहिए, और है मेरे ख्याल से, कि इस दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं, 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। मेरा आज जो दुश्मन है वो भी मेरा कल दोस्त हो सकता है। हमें वो हल्की सी विंडो भी छोड़ देनी चाहिए। ईस्ट वेस्ट जर्मनी हो गए, बड़े केसेस हैं, किस्से हैं दुनिया में इस तरह के। तो इन सब चीज़ों का मिश्रण मेरे ख्याल से होना चाहिए। एंड हमें हर फोरम में जहां हमें मौका मिलता है, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें अच्छी प्रोग्रामिंग फूकनी चाहिए। देखिए, कल की दुनिया, 50 साल बाद की दुनिया वही बनेगी ना जो विचार आज की दुनिया में प्रोग्राम किए जाएंगे एक तरह से। मैं कहता हूँ कंप्यूटर रीबूट हो रहा है, तो जब कंप्यूटर बूट अप होता है, स्टार्ट होता है, तो आप उसमें सॉफ्टवेयर लोड करते हो ना। तो इस समय दुनिया में कैसा सॉफ्टवेयर लोड हो ताकि कल की, परसों की, इस सेंचुरी की दुनिया थोड़ी शांत हो, काइंड हो, जियो और जीने दो वाली हो, और ना कि ऐसी हो कि जो वापस जंगल में जा रही है इंसान और इंसानी। वैद्य साहब, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकियां बहुत बढ़ गई हैं, अब एक बार फिर से शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर पहुंचने वाले हैं, उनका स्वागत किया जाएगा, चर्चा होगी तमाम मुद्दों पर। क्या चर्चा होगी पता नहीं, अमेरिका के मन में क्या है। हालांकि जन्मदिन की बधाई तो दे दी है उन्होंने, संकेत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते ट्रंप साहब कब क्या करते हैं। इस बीच इजराइल जो कर रहा है गाजा में, और एक तरह से मुस्लिम देशों ने थ्रेट दिया है, धमकी दी है कि भाई तुम मान जाओ वरना हम एक बड़ी सेना बना लेंगे और हम भी अपना रूप दिखाएंगे। तो इनके मद्देनजर अमेरिका का कोई संकेत आ सकता है?
देखिए, अमेरिका तो साथ इजराइल के साथ ही है, और लेकिन जैसे मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे, बिल्कुल सही कि ये जो इजराइल अब एक हद के बाहर नहीं जाना चाहिए। उसने जो बदला लेना था वो लिया, हमास को डेसिमेट किया, हुतीज को डेसिमेट किया, हिजबुल्ला को डेसिमेट किया, ईरान पर हमला किया। मेरे ख्याल बहुत हो गया, अब उसको रुकना चाहिए। और गाजा में बहुत सारी इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे हैं। तो उसमें अमेरिका को बहुत स्पष्ट शब्दों में इजराइल को कहना चाहिए कि इसको अब बंद करे। और ये जो सारा आप देख रहे हैं इस्लामिक देश इकट्ठे हो रहे हैं, ये बेसिकली उनका एक इकट्ठा रोष है इजराइल के एक्शन के ऊपर। अदरवाइज उनके आपसी मतभेद इतने हैं। जो यहाँ के सऊदी अरबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रिंस हैं, वो उनका स्पष्ट कहा गया उन्होंने कि हम सऊदी अरबिया को फ्यूचर का यूरोप बनाना चाहते हैं। यूएई और ये जो ये सऊदी अरबिया है वो एक बिल्कुल नए ट्रैक पे हैं और अपने देश को पूरी तरह से ओपन कर रहे हैं, हर किस्म की लिबर्टी दे रहे हैं, और वो एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं। उनको मालूम है ऑयल जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमें टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, हमें बाकी चीज़ें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी, वो तभी मुमकिन है जब अब ओपन अप करेंगे। तो यही असली तरीका है जो पाकिस्तान को भी उनसे सीखना चाहिए। पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी कंट्रीज को अगर वो सरवाइव करना, आज उनकी जो इकोनॉमिक हालत है वो इसी कट्टरपंथी सोच की वजह से है। तो उनको मैं समझता हूँ सऊदी अरबिया और यूएई से सीखना चाहिए। यूएस ये जो फेज आप देखे हैं मिस्टर ट्रंप की वजह से, जो नज़दीकियां हैं पाकिस्तान के साथ, ये आज नहीं हुई। आपने देखा 65 में भी, 71 वॉर में भी यूएस का जो डीप स्टेट है उसका पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है। उनकी ट्रेनिंग इकट्ठी होती है, उनकी फंडिंग वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल यूएस का पिछले 20 सालों से जो कोशिश थी कि भारत के क्लोज आया जाए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर चाइना को उनको काउंटर करना है तो उनको भारत की ज़रूरत है। हाँ, उनको शायद भारत से हमदर्दी नहीं होगी, लेकिन भारत की ज़रूरत है उनको। तो ये हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि यूएस कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो आज अब मोदी जी की सरकार चला रही है, वही हमारा तरीका है, वही आई थिंक वही राइट तरीका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वैद्य साहब का, शुक्रिया करेंगे रविंद्र सचदेवा का, जो विस्तार के साथ हमारे साथ मौजूद रहे इस चर्चा में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की एक खबर की। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय सुगम्यता अभियान के तहत दिव्यांग